की सियासत में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हर बड़े देश की धड़कनें तेज कर दी। प्योंगयांग में किम जोंग उन और वांग यी की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? सच क्या है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया ब्यारी। आज की ये खबर सिर्फ एक मुलाकात की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलते वैश्विक समीकरण की है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। जब दो ऐसे देश जो लंबे समय से पश्चिमी ताकतों के खिलाफ खड़े रहे हैं, अचानक एक साथ मजबूती से खड़े नजर आए, तो ये महज संयोग नहीं होता, ये एक रणनीति होती है, एक प्लान होता है और शायद एक चेतावनी भी। क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है उसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होने वाला है। दरअसल शुक्रवार को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक बेहद अहम मुलाकात हुई, जहां चीन के विदेश मंत्री वांग यी सीधे पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली नेता किम जोंग उन से। यह मुलाकात सामान्य नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संकेत छिपे हुए थे। इस दौरान जो बातें सामने आई, उन्होंने ये साफ कर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ कूटनीतिक संबंध नहीं रहे, बल्कि अब ये एक नए मजबूत साझेदारी में बदलते नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। इस मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खास संदेश भी दिया गया, जिसमें किम जोंग उन को बधाई दी गई और उनके नेतृत्व की सराहना की गई। लेकिन यह सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक समर्थन छिपा हुआ था। चीन ने साफ संकेत दिया कि वो उत्तर कोरिया के साथ खड़ा है और आने वाले समय में दोनों देश मिलकर अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। ये बयान उस समय आया जब दुनिया में पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ। ऐसे में इस तरह का समर्थन कई बड़े सवाल खड़े करता है। अगर हम इस पूरी घटना को गहराई से समझें, तो ये साफ हो जाता है कि एक छोटी और एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। किम जोंग उन ने खुद कहा कि वो पिछले साल सितंबर में हुए अपनी मुलाकात को नहीं भूले हैं, जब उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई थी। उस समय जो भी समझौते हुए अब उन्हें तेजी से लागू किया जा रहा है। यानी ये गठबंधन अचानक नहीं बना है, बल्कि इसे धीरे धीरे तैयार किया गया है और अब इसे एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है, जो भविष्य में बड़ा असर डाल सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। मिडिल ईस्ट की लड़ाई ऐसे मझधार में जाकर फंसी जहां से तबाही साफ नजर आ रही है, लेकिन शांति की राह यहां से कोसों दूर है। शांति की बात बनने की कोशिश के करीब 40 दिन के बाद लोगों को लगा कि शायद अब यहां से दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी और जो विश्व ऊर्जा, गैस, तेल की संकट से जूझ रहा है, उससे दुनिया को राहत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? सीजफायर के महज कुछ ही घंटे बीते थे कि हमले फिर से शुरू हो गए। सीजफायर के बाद ईरान ने दुबई की रिफाइनरी पर हमला किया और 24 घंटे के अंदर इजरायल ने लेबनान में कहर बसा दिया। और कहर भी वाकई कहर। लेबनान में इजरायली हमले में करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ सीजफायर क्या 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया? क्या यह सीजफायर टूट चुका है और अब जो कार्रवाई होगी उसे रोकने की ताकत, उसे रोकने की औकात ना तो अमेरिका की होगी और ना ही इजराइल की होगी? क्योंकि इस हमले से साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश में तो कोई नहीं लगा है। अगर अमेरिका होता तो यह हमला नहीं होता, क्योंकि अमेरिका के रहते हुए इजराइल अमेरिका से आगे जाकर लेबनान पर हमला नहीं करता। अब शांति की बात जो 10 अप्रैल को होनी है, क्या उसमें अमेरिकी अधिकारी और ईरान के प्रतिनिधि शामिल होंगे? इसके आसार भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में सीजफायर कैसे खत्म हुआ? सबसे पहले आप देखिए इसके कारण कहां कहां नजर आ रहे हैं। पहला तो लेबनान में भीषण हमले की स्थिति से जो है हालात बदल गए हैं। लेबनान में इजराइल से
जो सीजफायर है यूएस का, खास करके ईरान का, उसे इजराइल ने इनकार कर दिया है। यूएस ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। शर्त यह थी कि लेबनान को भी सीजफायर में शामिल किया जाए। तो ईरान ने क्या किया, होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत ब्लॉक कर दिया और इसके बाद अमेरिका ईरान में फिर से मतभेद उभरकर सामने आ गए। यानी 40 दिन के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि शांति आएगी, वो आने के पहले ही खत्म हो चुकी है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो अमेरिका और इस्राइल पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि दोनों देश धोखेबाज हैं, धोखे से हमला करते हैं। और हुआ भी यही। ईरान अमेरिका में सीजफायर हुआ, बातचीत होनी थी, लेकिन लेबनान में आसमान से मौत बरसाई गई। 250 से ज्यादा मासूम मार दिए गए। इससे किसी भी देश का खून खौल जाएगा, और खास करके जब बेगुनाह मारे जाते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह से जुड़े लोग जब जूम मीटिंग कर रहे थे, तभी मीटिंग के दौरान उनके आईपी एड्रेस या लोकेशन का पता लगाया गया और फिर 10 मिनट में 100 से ज्यादा सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। हमले के बाद की स्थिति, आम लोगों के अंदर जो डर था उसे महसूस किया जा सकता है। ये वो तस्वीर है। इससे पहले हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक हुआ था। किस तरह से लेबनान में इजराइल ने तबाही मचाई है, इसकी तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लेबनान में कहर बनकर टूटा है इजराइल, और इजराइल ने अंधाधुंध बमबारी की है, वो भी रिहायशी इलाकों में। 250 से ज्यादा मासूम मारे गए। ईरान के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के बावजूद हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। शुरुआत में कुछ जहाजों ने रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के लेबनान पर बड़े हमले के बाद स्थिति अचानक से बदल गई, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि यह सीजफायर कहीं से नहीं मिली। एक और तस्वीर आप देखिए, हमले के बाद धूल और धुएं का गुबार, जिसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि हमला कितने बड़े पैमाने पर दक्षिणी लेबनान में किया गया। सीजफायर की उम्मीद को इजराइल ने 24 घंटे के अंदर 250 लोगों की लाश के साथ तार-तार कर दिया, और यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इजराइल के हमले में लगभग 254 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद ईरान फिर से सख्त हो गया है। तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत आदेश से ब्लॉक करने का आदेश दिया। सभी तेल टैंकर्स की आवाजाही रोक दी गई। अब होर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जो टैंकर यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वापस पर्शियन गल्फ की ओर लौटना पड़ा है, और इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है। ग्लोबल शिप ट्रैकिंग केपलर का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है, और इसके बावजूद यहां से जहाज निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। 24 घंटे में अब एक भी जहाज नहीं निकल पाया है। किसी भी तेल और गैस टैंकर को इजाजत नहीं दी गई है। ईरान लेबनान पर हुए हमले से बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। लेबनान में 24 घंटे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले से IRGC भड़का हुआ है। IRGC ने होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब यहां पर शर्त क्या रखी गई? ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान में सीजफायर से ही खुलेगा होर्मुज, यानी कि जो सीजफायर प्रोसेस है उसमें लेबनान को भी शामिल करो, और इजराइल जो है वो लेबनान पर हमला करना बंद करे। इजराइल यूएस ने कहा हमले जारी रहेंगे लेबनान पर, यानी कि हिजबुल्लाह पर। तो क्या यह मामला शांत नहीं होगा? अब सवाल उठता है कि आखिर चीन और उत्तर कोरिया इतने करीब में क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब हमें वर्तमान वैश्विक राजनीति में मिलता है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स लगातार अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन उसे चुनौती देने में लगा हुआ है।
ऐसे में अगर उत्तर कोरिया जैसे देश चीन के साथ खड़ा होता है तो ये चीन के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया को भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और चीन उसकी जरूरत को पूरा करता है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है और अब उत्तर कोरिया भी पूरी तरह से चीन के साथ आ जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये गठबंधन ना सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि सैन्य स्तर पर भी असर डाल सकता है और यही वजह है कि अमेरिका इस पर करीबी से नजर बनाए हुए है और आने वाले समय में उसकी रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। यही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है सैन्य ताकत का संतुलन। उत्तर कोरिया पहले से ही अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए जाना जाता है और चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो ये खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन सकता है और यही वजह है कि इस मुलाकात को इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि जब जब इस तरह के गठबंधन बने हैं तब तब दुनिया में तनाव बढ़ा है और कई बार ये तनाव बड़े युद्धों में भी बदल गया है। हालांकि अभी ऐसी कोई सीधी संकेत नहीं मिले, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो चिंता जरूर पैदा करते हैं और यही वजह है कि अब कई विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब बात करते हैं गठबंधन के असली मकसद की। आखिर दोनों देश चाहते क्या हैं? तो इसका सीधा जवाब है ताकत और संतुलन। चीन चाहता है कि वो अमेरिका के प्रभाव को कम करे और एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाए। वहीं उत्तर कोरिया चाहता है कि उसे एक नए ऐसे सहयोगी मिले जो हर मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहे और यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए जरूरी बनते जा रहे हैं और यही इस गठबंधन की असली ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि जब दो बड़े देश एक साथ आते हैं तो उसका असर व्यापार, सुरक्षा और राजनीति तीनों पर पड़ता है और यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके। अब अगर हम भारत के नजरिए से इस स्थिति को समझें तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंडिया पहले ही चीन के साथ कई मुद्दों पर तनाव झेल रहा है। ऐसे में अगर चीन अपने सहयोगी को मजबूत करता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, खासकर सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से। भारत को अब अपनी नीतियों को और मजबूत करने की जरूरत हो सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर कोरिया लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सैन्य और तकनीकी विकास को जारी रखे हुए है और अब अगर उसे चीन का खुला समर्थन मिल जाता है तो ये उसकी ताकत को और बढ़ा सकता है और यही वजह है कि वो गठबंधन को और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियां सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि आर्थिक और रणनीतिक भी हैं। दोनों देश मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जो उनके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे और यही वजह है कि एक गठबंधन लंबे समय तक चलने वाला नजर आ रहा है और इसका असर भी लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तो इसका जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में अगर कोई छोटी सी चिंगारी भी भड़कती है तो वो बड़ा रूप ले सकती है और यही वजह है कि सभी देश सतर्क हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हम इस पूरे मामले को कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक पावर गेम है जहां हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी खेल में नए नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने गठबंधन बदल रहे हैं और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है और वो है संदेश। ये मुलाकात सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं थी बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि चीन और उत्तर कोरिया अब एक साथ हैं और आने वाले समय में मिलकर बड़े फैसले ले सकते हैं जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो ये साफ है कि आने वाले समय में ये गठबंधन और मजबूत होगा और इसके साथ ही दुनिया में नए समीकरण भी बनेंगे और यही वजह है कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है और इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। यह भी संभव है कि आने वाले समय में बाकी के देश भी इस गठबंधन के जवाब में अपने नए गठबंधन बनाएं
और इससे दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक सिस्टम तैयार हो सकता है जो शीत युद्ध जैसी स्थिति को फिर से जन्म दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि वही है जो इन खबरों को दुनिया तक पहुंचाता है और लोगों को जागरूक करता है। और यही वजह है कि हमें हर खबर को गहराई से समझना चाहिए और उसके हर पहलू पर नजर रखनी चाहिए। अब अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनके लिए ये अब शायद दूर की बात लगे, लेकिन इसका असर उनके जीवन पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब वैश्विक स्तर पर बदलाव होता है तो उसका असर अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है संतुलन और शांति, क्योंकि अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और यही वजह है कि सभी देशों को समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन आखिर में सवाल वही है, क्या ये एक नई शुरुआत है या एक नए संघर्ष की लिए? क्या ये गठबंधन दुनिया को आगे ले जाएगा या फिर पीछे धकेल देगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुलाकात, एक गठबंधन और ये बदलते समीकरण आने वाले समय में दुनिया की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं और हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से बाकी के देशों में तनाव बना हुआ है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।